हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम करेंगे कि कैपिटल गेन्स क्या होते हैं। तो सेक्शन 45 से लेकर 55 तक इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन्स को पढ़ा जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 45 से लेकर 50 तक सेक्शंस कवर करा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द सेक्शंस को कवर करेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो सेक्शन है वो क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज। यानी आपने कैपिटल गेन्स जो आपकी इनकम बनी है उसे कब कब टैक्सेबल करना है। जब आपके पास कोई कैपिटल एसेट है तब, जब आपने कोई एसेट्स कैपिटल वाली है जो उसे ट्रांसफ़र किया है या ट्रांसफ़र किया गया है असेसी द्वारा। शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग पीवाई, जब आपको कोई कैपिटल गेन पिछले पीवाई यानी पिछले प्रीवियस ईयर में हुआ हो तब, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉफिट और लॉस जो आपको इस ट्रांसफ़र के बेस पे आया हो तब। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जिसके बेस पर आपको इनकम है जो कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब दोस्तों आपको पता है कि डेफिनेशन सारी की सारी सेक्शन 2 के अंदर आती हैं, बस उसके सब पार्ट्स बदलते रहते हैं। इसलिए अब कैपिटल गेन के अंदर सबसे पहला पार्ट है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 कहता है कि कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम कैपिटल एसेट कहेंगे, या फिर कोई भी सिक्योरिटी जो कि FIIS के अंदर आती है वो भी क्या मानी जाएगी, कैपिटल एसेट मानी जाएगी। और एनी राइट इन इंडियन कंपनी, कोई भी राइट जो इंडियन कंपनी में हो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस के बेस पे कैपिटल एसेट होती है। लेकिन अब इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कैपिटल एसेट जिनको नहीं मानोगे, लाइक स्टॉक इन ट्रेड हो गया या रॉ मटेरियल, क्योंकि आप उसे PGPP के अंदर ही क्या करते हो, टैक्सेबल करते हो, इस केस में वो नहीं आएंगे। कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो भी इसमें आप नहीं डालोगे। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको गोल्ड डिपॉजिट इशू की है वो भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। और कोई भी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। अब बात है किसी एक नोट की, तो क्या है कि कोई भी पर्सनल इमूवेबल अगर एसेट है तो यहाँ पे मूवेबल तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इमूवेबल है जो वो कैपिटल एसेट ज़रूर माना जाएगा। तो ऑटोमेटिकली लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, पर्सनल इमूवेबल एसेट होने के बावजूद भी कैपिटल एसेट माने जाएंगे। अब देखिए नीचे एक नोट है कि पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्जांपल तो फर्नीचर हो सकता है आपका पर्सनल, तो ऑटोमेटिकली अगर फर्नीचर पर्सनल हो आप उसे कैपिटल एसेट नहीं मानोगे। लेकिन अगर उसमें आपको देखा जाए कि उसमें कुछ प्रीशियस मेटल स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए वो चीज़ क्या मानी जाएगी, एज अ कैपिटल एसेट, एंड वो आपका एक कैपिटल गेन भी माना जाएगा। तो इसे आप चार्ज करोगे कैपिटल गेन के अंदर। अब बात ये थी कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर एग्जेप्शन के अंदर है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को क्या माना जाएगा, कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब बात ये है कि कैपिटल एसेट अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होती क्या है, इनकम टैक्स ने ये भी बताया है कि जिसमें 10,000 से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन हो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होती है। लेकिन अब आप कहोगे कि 10,000 के अंदर आप कितना एरिया कवर करोगे, तो म्यूनसिपैलिटी लिमिट के अकॉर्डिंग अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। इसके अलावा अगर उसके आसपास के एरिया जो कि 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के अंडर आते हैं, उसमें अगर आपकी इस लिमिट में अंदर आती है कोई पॉपुलेशन तो वो भी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपकी 10,000 से 1 लाख की म्यूनसिपैलिटी लिमिट है कि पॉपुलेशन होनी चाहिए। आसपास के एरिया अगर 6 किलोमीटर का है तो उसमें 1 लाख से 10 लाख के ज़्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर 8 किलोमीटर है तो 10 लाख तक होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपको वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब इसके बाद टाइप्स में आपके पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 40A में क्या आता है, 42A में टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट आती हैं, जिसका मतलब है 2 एसेट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती हैं आपके पास। अब ये दोनों होती क्या है ये देख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो कि अगर आपकी एसेट इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इक्वल टू 36 मंथ या लेस देन 36 मंथ इमीडिएटली बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर, अगर यानी आपने देखा कि ट्रांसफर डेट से पहले आपकी जो एसेट है वो 36 मंथ तक है या 36 मंथ से पहले तक की है, उसका पीरियड जो है वो क्या मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 36 मंथ है डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी, वो एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ये टाइप्स ऑफ एसेट हो गई। अब इन सम केसेस कई बार क्या होता है, जैसे अनलिस्टेड शेयर्स हो गई या लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, अगर उनका पीरियड ऑफ ईयर मोर देन 24 मंथ्स है देन इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी आपने कहा था 36 मंथ से ज़्यादा, लेकिन अगर अनलिस्टेड शेयर्स है एंड लैंड एंड बिल्डिंग है तो उस केस में 24 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपकी कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं तो उस केस में 12 मंथ भी चलेगा।
तो ये चीज़ें आपकी एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको माइंड में रखनी है 36 मंथ से अलावा। तो ये तो हो गए, अब 24/12 भी हो गया। अब इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट क्या होता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर आपने कोई सेल कर दी एसेट की तो वो भी ट्रांसफ़र है, अगर आपकी जीरो कूपन बॉन्ड है उसकी मैच्योरिटी आ चुकी है डेट की तो वो भी कैपिटल एसेट माने जाएंगे, कोई कंपलसरी एक्वाजिशन अगर गवर्नमेंट ने कर दी है तो वो भी कैपिटल एसेट के अंदर आएगी, कोई कन्वर्जन अगर आपने कैपिटल एसेट से लेकर स्टॉक इन ट्रेड में की है तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट ही होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट आप किसे किसे मानोगे। अब सेक्शन 46 और 47 के अंदर क्या आएगा, हमने 45 तो पूरा कर लिया कवर, उसके बाद डेफिनेशंस भी कर ली। अब सेक्शन 46 47 के अंदर है कि ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, हमने पढ़ा था ये तो हो गई ट्रांसफ़र वाली, जो जो नहीं आएंगी ट्रांसफ़र के अंदर वो क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ऑन पार्टीशन ऑफ HUF, अगर आपकी HUF की कोई पार्टीशन हुई है तो उसमें आपकी कैपिटल एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ना कि ट्रांसफ़र। यानी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो चीज़ ट्रांसफ़र आपकी नहीं मानी जाएगी। अब इसके बाद है कि कैपिटल एसेट गिवन एज अ गिफ्ट, या आपको मिली है या आपने किसी को ट्रस्ट करके दी है कोई कैपिटल एसेट या ट्रांसफ़र की है, अगर वो गिफ्ट की फॉर्म में है तो गिफ्ट वाली ट्रांसफ़र जो है वो आपकी क्या नहीं मानी जाएगी, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र फ्रॉम, अगर H2S यानी होल्डिंग और सब्सिडरी, यानी अगर आपने होल्डिंग से सब्सिडरी या सब्सिडरी से होल्डिंग आपकी कोई ट्रांसफ़र हुई है तो अगर उसमें ये 3 कंडीशंस हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। मतलब ये कि अगर तो होल्डिंग कंपनी के पास 100% ऑनरशिप है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी, अगर ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो भी नहीं, और अगर आपने कोई कैपिटल एसेट है रिसीव की है शुड नॉट ट्रांसफ़र इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपने उसे ट्रांसफ़र नहीं किया स्टॉक इन ट्रेड में तो वो भी चीज़ क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट नहीं है। ये भी कंडीशन हो गई। अब बात ये थी होल्डिंग और सब्सिडरी की। अब अगर बात करें अमलगामेशन के टाइप की, तो अगर आपकी अमलगामेशन जो अमलगामेटिंग कंपनी है उसने अपनी एसेट है जो कैपिटल एसेट है वो अमलगामेटेड कंपनी को दे दी है तो वो केस भी क्या होगा, नॉट अ कैपिटल ट्रांसफ़र, वो कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अगर कोई शेयर होल्डर्स हैं अमलगामेटिंग कंपनी के उन्होंने अपने राइट्स अमलगामेटेड कंपनी को दे दिए हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें आती हैं जो आपको माइंड में रखनी है करते हुए। इसके अलावा अगर कोई रिडेम्पशंस हुई है गोल्ड बॉन्ड्स की कोई इंडिविजुअल द्वारा तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको माइंड में रखने हैं। अब इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी में अगर आप देखोगे कि शेयर डिबेंचर्स होते हैं ऑफ अ सेम कंपनी, अगर आपने सिक्योरिटी को कन्वर्ट किया है शेयर्स और डिबेंचर्स में उसी कंपनी में जिस कंपनी में आपने वो सिक्योरिटीज़ ली हुई हैं तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं होंगी क्योंकि आपने ट्रांसफ़र हमेशा दूसरी कंपनी में करनी होती हैं। अब इसके अलावा अगर आप डीमर्जर वाले केस में हो तो अगर कोई आपकी डीमर्जड कंपनी है वो अपनी जो ट्रांसफ़र है वो किसी रिजल्टिंग कंपनी को कर रही है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। अगर रिजल्टिंग कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है अपने शेयर्स उस शेयर होल्डर्स को जो डीमर्ज हो चुकी है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। तो ये कुछ केसेस थे आपके सामने, और इसके अलावा अगर कोई म्यूचुअल फंड वाला केस है तो वो भी आपका नहीं माना जाएगा ट्रांसफ़र। तो ये कुछ केसेस आपको माइंड में रखने हैं। बस एक यहाँ पे एक्सेप्ट देख लो कि अगर आपकी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया है या फिर रुपी बॉन्ड आउटसाइड इंडिया है जो आपने नॉन रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफ़र किया है तो वो चीज़ ट्रांसफ़र है, लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी अगर कोई नॉन रेजिडेंट ट्रांसफ़र करता है किसी नॉन रेजिडेंट को। इसके अलावा पॉइंट आ गया। इसके बाद अब मेन जो पॉइंट है सेक्शन 48 में वो क्या है कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, कि अब आपने कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है। तो साथ साथ में मैं नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो भी साथ में करूँगा कवर। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी भी फेस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसे लिख लेना है। अब ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है क्या कि कंसिडरेशन रिसीव, कि ट्रांसफरर ने जो भी रिसीव कर ली है कंसिडरेशन या करने वाला है अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने के बाद जो मिली है उसे या मिलने वाली है वो चीज़ क्या होगी, दैट इज़ कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसके बाद है कि एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, कि अगर आपने कोई ट्रांसफ़र की है तो उसके ऊपर खर्चा लगा है तो कोई भी अगर उसके साथ कैपिटल एसेट के साथ होली और पार्शली कनेक्ट हुआ तो वो आ जाएगा, बीच में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स को सेल किया है तो वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा, वो चीज़ नॉन डिडक्टेबल है, यानी वो आप इसमें ऐड नहीं करोगे। अब 2 पॉइंट बहुत मेन है, इसे समझो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने बाद में माइनस करना है।
ये दोनों चीज़ें हैं क्या, और साथ में लिखा है इंडेक्स अवेलेबल अगर ये एसेट लॉन्ग टर्म हुई। तो इंडेक्सेशन क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन क्या है ये देखो, कि वैल्यू फॉर विच एसेट एक्वायर्ड बाय एसएससी, कि जो एसेट एक्वायर करने के लिए एसएससी ने वैल्यू खर्च की थी, यानी परचेज करने के लिए जो खर्चा किया था एसएससी ने, वो खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन। अगर तो वो खर्चे में आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो सारा का सारा मिल जाएगा, बीच में ऐड हो जाएगा। अगर रेवेन्यू एक खर्चा था कोई तो वो बीच में आप नहीं लोगे, यानी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने बीच में इंक्लूड करना है। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ने भी वही चीज़ करनी है जो आपने इस चीज़ में की है, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लेना। बस ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर गुडविल ऑफ द बिजनेस हुई, यानी कोई गुडविल ऑफ द बिजनेस है इस केस में, तो उसकी भी क्या होगी, COI क्या मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। सो ऑटोमेटिकली आपने ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है। कई बार एग्जाम्स में या क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर पूछ लेता है कि गुडविल ऑफ द बिजनेस में COI क्या होगी, दैट इज निल। हो गया यहाँ तक। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि फॉर्मेट भी क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपने 3 चीज़ें लेस करके क्या निकल आएगा आपके पास, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हो गया यहाँ तक। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्सेशन क्या है। तो इंडेक्सेशन मीन्स एडजस्टिंग प्राइस, वेजेस और अदर वैल्यू बेस्ड ऑन चेंज इन अनदर प्राइस। किसी दूसरे प्राइस में चेंज आने से आपने जो प्राइस में अपने प्राइस में एडजस्ट करना है, वेजेस में एडजस्ट करना है, या किसी और वैल्यू में आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो इंडेक्सेशन कहलाता है। अब वो इंडेक्सेशन 2 तरीके का हमने पढ़ना है, COA वाला और COI वाला, एक्वाजिशन और इम्प्रूवमेंट वाला। अब एक्वाजिशन में क्या करोगे आप, जितनी भी कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन होगी उसे डिवाइड कर दोगे किसके साथ, CII का मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर विच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी, कि जब एसएससी के पास वो एसेट सबसे पहले आई थी उस ईयर की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू आपने लिख देनी है। और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू आपको नीचे मैंने चार्ट में भी दे दी गई है कि कौन कौन सी कितने ईयर की कितनी कितनी आपने लेनी है। ये वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन कई बार नहीं हुआ तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। हो गया ये। अब आपने मल्टीप्लाई करना है वही वैल्यू जो ट्रांसफ़र के टाइम पे होगी, यानी ट्रांसफ़र ईयर जब होगा तब वैल्यू आपने यहाँ पे लेनी है, और जब आपने सबसे पहले होल्ड की होगी एसेट वो वैल्यू आपने उस ईयर की इस केस में आपने लिख देनी है। नीचे आपने जब होल्ड की है और ऊपर आपने मल्टीप्लाई जब आपने ट्रांसफ़र की है। अब इंडेक्सेशन COI वाला क्या होगा, वही होगा, बस COA की जगह I आ जाएगा, और यहाँ पे जब आपका ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा वो वाली वैल्यू इस उस ईयर की CII आपने यहाँ पे लिख देनी है, और जब भी आपकी ट्रांसफ़र होगी वो एसेट उस ईयर की वैल्यू आपने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इंडेक्सेशन करनी तो सीख ली, लेकिन कई बार आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने के बावजूद भी आपने इंडेक्स नहीं करना होता, तो वो कौन कौन सी एसेट है जहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म एसेट होने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं करनी है। तो पहला केस आता है जीरो कूपन बॉन्ड में आपने कोई इंडेक्स नहीं करना। अगर कोई डिबेंचर बॉन्ड है सिर्फ गोल्ड बॉन्ड को छोड़कर तो आपने कोई इंडेक्सेशन नहीं करनी। स्लम्प रेट में भी आपने कोई इंडेक्सेशन नहीं करनी। कोई डेप्रिसिएबल एसेट है तो उसमें भी आपने इंडेक्सेशन नहीं करनी, क्योंकि वो कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। कोई शेयर डिबेंचर्स जो कि NR ने एक्वायर किए हैं फॉरेन करेंसी में और वो इंडियन कंपनी का है उस केस में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो कि अंडर सेक्शन 112 के A के अंदर आपको स्पेसिफाई की गई होगी वो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, 6-7 हैं, बस अपने माइंड में रख लो कि इनके ऊपर आपने इंडेक्स नहीं लगाना। हो गया ये। अब ये चार्ट भी हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद आपको सेक्शन 50 मैं थोड़ी देर में पढ़ा रहा हूँ, और सेक्शन 50C जो है वो सबसे पहले सब पार्ट में आपको ध्यान देना है कि फेस वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग एज अ कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है तो उसमें आपकी फेस वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अगर ज़्यादा हुई आपकी स्टैंप ड्यूटी से, तो उसमें आपकी जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसको ही क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। अगर कम हुई तो स्टैंप ड्यूटी को माना जाएगा। अब इन केस अगर आपकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 105 गुना ज़्यादा हुई, यानी 105% से भी ज़्यादा हुई या इक्वल टू 105% हुई स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के, तो उस केस में आपने किसे मानना है, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानना है। अब इसके अलावा अगर आपकी सेल कंसिडरेशन है जो वो फेस मार्केट वैल्यू है जो अनलिस्टेड शेयर से उसके कम है, तो उस केस में आपकी जो फुल कंसिडरेशन है वो डीम्ड मानी जाएगी। और ये डीम्ड का मतलब ये है कि अगर आपकी कंसिडरेशन आपको नहीं पता तो उस केस में आपकी जो वैल्यू है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसे आप क्या मानोगे, फेस मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट।
इतनी बार लग गई समझ। ये छोटे छोटे नोट है, आपको माइंड में रखने हैं और कुछ नहीं। अब इसके अलावा अब आते हैं सेक्शन 50। एग्जैक्ट क्या है कि कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर डेप्रिशिएबल एसेट। अगर आपने डेप्रिसिएशन एसेट है जो डेप्रिशिएबल वाली, उसे ट्रांसफर करने के बाद कैपिटल गेन कमाया है, तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। और वो तब होगा अगर आपने ये दो कंडीशन सेटिस्फाई की हैं, यानी अगर आपने रिटर्न डाउन वैल्यू अगर आपकी ब्लॉक की 0 है लास्ट डे के ऊपर, या आपका ब्लॉक एम्प्टी है उस लास्ट डे को। ये हो गया। अब अगर नोट क्या कह रहे हैं कि इफ सेल कंसिडरेशन ऑफ ऑल एसेट इन द ब्लॉक इज लेस देन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, तो उस केस में आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो क्या होगा, दैट इज सेल कंसिडरेशन ऑफ ऑल एसेट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। ये आपका फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे जी आएगा कैपिटल गेन, तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसके बाद आपको सेक्शन 50A में क्या कहा गया है कि अगर आपका कैपिटल गेन पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग का है तो आपने ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। ये कंडीशंस आएंगी कि अगर आपकी सेल कंसिडरेशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट से ज़्यादा है एक्विजिशन से, तो कैपिटल गेन क्या होगा, सेल कंसिडरेशन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में आपको एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ इंडेक्सेशन का। आप इसे देख सकते हो, आपके पास हिंट है कि आपने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर की कब की है, कंस्ट्रक्शन सेकंड फ्लोर की कब की है, और रिकंस्ट्रक्शन आपने कब की है। तो वो सारे ईयर्स के हिसाब से आपने क्या ले लेनी है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू ले लेनी है, और ग्रॉस से लिखकर एक्सपेंसेस माइनस करके नेट आपने निकाला। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपने वो वैल्यू ले लेनी है जब ईयर आपका क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का था। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ने आपने उस ईयर की 2002 और 3 की वैल्यू ले ली है, दैट इज़ 105, और 18-19 में आपने 280 दैट इज़ उस ईयर की आपने CII ले ली है। तो बस आपने फॉर्मूले में फिल किया है और आंसर्स को निकाल दिया है। देख लेना एक बार, ये आपके सामने आसानी से आपको समझ आ जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।